तो बेटा मैक्स में हमने रेशो डिस्कस कर लिया था, ठीक है, आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा रेशो, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हम प्रपोर्शन पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में, ठीक है ना। तो प्रपोर्शन में हमने प्रपोर्शन की डेफिनेशन पढ़ ली थी, व्हाट इज प्रपोर्शन, ठीक है ना, और क्रॉस प्रोडक्ट रूल हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है प्रपोर्शन में वो है बेटा कंटिन्यूड प्रपोर्शन। क्या है? कंटिन्यूड प्रपोर्शन। एक मिनट बेटा, ठीक है। तो अपने पास बेटा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंटिन्यूड प्रपोर्शन। तो बेटा प्रपोर्शन में हमारे पास 4 टर्म्स होती हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। ए बी सी डी 4 टर्म्स हैं और 2 रेशियोज होते हैं हमारे पास, ठीक है। अब लेकिन कंटिन्यूड प्रपोर्शन की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास बेटा 3 टर्म्स होती हैं ओनली, ए बी एंड सी, ये हमारे पास 3 टर्म्स हैं ओनली। ए इज फर्स्ट प्रपोर्शन, C is third proportion, ठीक है। और ये जो ये B है बेटा, ये अपने पास जो B है इसे कहते हैं मीन प्रपोर्शन, ठीक है। तो ओनली 3 टर्म्स होंगी हमारे पास कंटिन्यूड प्रपोर्शन में, ये आपको बेटा ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, हमारे पास यदि इन 3 टर्म्स से हमें प्रपोर्शन फॉर्म करना है तो प्रपोर्शन में तो 4 टर्म्स होती हैं। तो पहले तो हम फर्स्ट रेशो लिख लेते हैं, ए रेशो बी, ठीक है। ये हमने फर्स्ट रेशो लिख लिया। अब इस फर्स्ट रेशो में हमारी ये 2 टर्म्स यूज हो गई। अब हमें क्या करना है? प्रपोर्शन का साइन लगाना है, ठीक है। और प्रपोर्शन का साइन लगा करके अभी हमें 2 टर्म्स और चाहिए बेटा, ठीक है ना। 2 टर्म्स हमें चाहिए, लेकिन हमारे पास केवल एक ही टर्म बची है सी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो ये मिडिल टर्म है हमारे पास, जो मीन प्रपोर्शन है, इसको ही हम आगे कंटिन्यू लिख लेते हैं, इसको हम दोबारा यूज कर लेंगे। तो अब आगे क्या लिखेंगे हम नेक्स्ट रेशो में? बी रेशो सी। ये क्या हो जाएगा बेटा अपने पास? बी रेशो सी हो जाएगा। तो इसे हम क्या कहते हैं? कंटिन्यूड प्रपोर्शन कहते हैं, जिसमें हम मिडिल टर्म को 2 बार यूज करते हैं यदि हमें प्रपोर्शन फॉर्म करना है तो। क्योंकि प्रपोर्शन में 4 टर्म्स चाहिए होती हैं, लेकिन यहां पर हमारे पास कितनी टर्म्स है बेटा? 3 टर्म्स हैं। तो हमने क्या किया, हमने इसका तरीका क्या निकाला कि जो हमारे पास मिडिल टर्म है उसको हम क्या कर लेंगे? 2 बार यूज में ले लेंगे। अब ये हमारे पास प्रपोर्शन आ गया। अब यदि प्रपोर्शन आ गया तो हमारे पास क्या होगा बेटा? क्रॉस प्रोडक्ट रूल क्या होगा? एप्लीकेबल होगा, ठीक है ना। क्रॉस प्रोडक्ट रूल क्या होगा? यूज होगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट रूल यूज कर दो बेटा, ठीक है। ए और सी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, बी और बी को मल्टीप्लाई कर देंगे। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। ये हमारे पास क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट रूल होता है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ गया बेटा? बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? अंडर रूट ऑफ ए सी, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया? मीन प्रपोर्शन कैलकुलेट करने का फार्मूला आ गया। बी हमारा मीन प्रपोर्शन है।
अब हमारे पास जो ये मीन प्रपोर्शन है, इसमें यदि हम फर्स्ट प्रपोर्शन और थर्ड प्रपोर्शन कैलकुलेट करना चाहें, फर्स्ट प्रपोर्शन क्या है बेटा, हमारे पास ए है, तो हमारे पास देखो ये फार्मूला आया है बी स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी, ये हमारे पास क्या आया है, फार्मूला आया है, ठीक है ना। अब इसमें यदि हमें ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो सी का आप नीचे डिवाइड कर दो। सपोज हमें ए कैलकुलेट करना है तो ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अपने पास, बी स्क्वायर अपॉन सी, ठीक है। और सिमिलरली यदि आपको थर्ड प्रपोर्शन कैलकुलेट करना है तो थर्ड प्रपोर्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा बेटा, बी स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है। तो इस तरीके से हम फर्स्ट प्रपोर्शन, सेकंड प्रपोर्शन का मतलब मीन प्रपोर्शन और थर्ड प्रपोर्शन, तीनों वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं इस एक फार्मूले से, ठीक है। अब इस पर हमें क्वेश्चन किस तरीके से पूछेंगे, जैसे सपोज हमें कहा कि कैलकुलेट मीन प्रपोर्शन ऑफ 25 एंड 169, ठीक है। 25 और 169 का आपको क्या कैलकुलेट करना है, मीन प्रपोर्शन कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो मीन प्रपोर्शन कैलकुलेट करना है, इसका मतलब आपको बी कैलकुलेट करना है। ए की वैल्यू आपको दे रखी है, ए क्या हो जाएगा 25 और सी क्या हो गया बेटा अपने पास 169। बताओ बेटा जल्दी से क्या आंसर आएगा, कैलकुलेट करो बेटा इसे। ट्वेंटी 25 का अंडर रूट हो गया 5, ठीक है बेटा अनुपुर, गुड। और 169 का क्या हो गया बेटा 13 हो गया अपने पास, ठीक है। तो ये हमारे पास बेटा क्या कितना आ जाएगा 65, ये आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, मीन प्रपोर्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो इसी पर अपन और क्वेश्चन करते हैं। Calculate third proportion of 12 and 18। 12 और 18 का बेटा आपको क्या कैलकुलेट करना है, थर्ड प्रपोर्शन कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, थर्ड प्रपोर्शन का मतलब आपको सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। ए आपके पास कितना हो गया 12 हो गया और सी आपके पास क्या हो गया बेटा 18 हो गया। तो कैलकुलेट कर लो बेटा, अपने पास क्या हो जाएगा, ये c इक्वल्स टू क्या होता है, बी स्क्वायर अपॉन ए। अभी अपन ने फार्मूला पढ़ा, ठीक है ना। ये अपने पास c क्या होता है बेटा, बी स्क्वायर अपॉन ए। यहां पर वैल्यू पुट कर दो, तो यहां अपन वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, c इक्वल्स टू अंडर रूट नहीं, c इक्वल्स टू बी स्क्वायर। बी की वैल्यू कितनी है बेटा अपने पास, थर्ड प्रोपोर्शन कैलकुलेट करना है तो a 12 हो गया और b क्या हो गया 18 हो गया। तो b की वैल्यू हमें 18 दे रखी है, तो 18 मल्टीप्लाई बाय 18 डिवाइडेड बाय 12। 6 से कैंसिल हो रहा है, ये 6 3 ज़ा 18, 6 2 ज़ा, और ये कैंसिल हो जाएगा। कितना आ गया बेटा हमारे पास 27। तो थर्ड प्रोपोर्शन हमारे पास कितना आ गया बेटा 27, ठीक है, गुड। इस तरीके से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा, मीन प्रोपोर्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, इससे भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बिल्कुल इजी है कैलकुलेशन। कैलकुलेटर हमारे पास आई तो कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है,
नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, वो है अपने पास प्रॉपर्टीज ऑफ प्रपोर्शन। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रपोर्शन। टोटल 7 प्रॉपर्टीज बेटा हम डिस्कस करेंगे। 7 प्रॉपर्टीज हैं हमारे कोर्स में। ठीक है, थोड़ा सा थियोरटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसे पढ़ेंगे। ठीक है ना, थ्योरी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब डायरेक्ट आपसे फार्मूला पूछा जाता है। जो प्रॉपर्टी है वो डायरेक्ट हमसे पूछी जाती है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले प्रॉपर्टी है बेटा अपने पास इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो, ठीक है, इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी क्या होती है? इफ ए रेशो बी इज इक्वल्स टू सी रेशो डी, ए रेशो बी किसके इक्वल है बेटा? सी रेशो डी के इक्वल है। तो अकॉर्डिंग टू इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी हम क्या करते हैं, इन दोनों टर्म को इन्वर्स कर देते हैं, और साथ ही साथ इन दोनों टर्म को भी हम क्या कर देते हैं, इन्वर्स कर देते हैं। मतलब ये अपने पास हो जाएगा बी रेशो ए इज इक्वल्स टू डी रेशो सी। तो हमने फर्स्ट टर्म को क्या कर दिया बेटा, इन्वर्स रेशो निकाल दिया फर्स्ट रेशो का, और सेकंड रेशो का भी हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, इन्वर्स रेशो कैलकुलेट कर लिया। तो हमारे पास ये ए रेशो बी है, इसको हम लिख सकते हैं बी रेशो ए, और जो सी रेशो डी है उसको हम लिख सकते हैं डी रेशो सी। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इन्वर्टेंडो कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? जैसे सपोज हमारे पास है 2:5 इज इक्वल्स टू 4:10, चाहे हम इक्वल टू का साइन लगा दें या प्रपोर्शन का, एक ही बात है। ठीक है ना, ये प्रपोर्शन को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब यदि इसमें हमें इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है तो हम क्या करेंगे भाई, इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे। इसको क्या लिख देंगे हम, 5:2 इक्वल्स टू, इसमें भी हम इन्वर्टेंडो अप्लाई कर देंगे, ये क्या हो जाएगा 4:10। तो ऐसा करने पर हमें जो न्यू प्रपोर्शन मिलता है, ठीक है, तो वो क्या होगा, सेम होगा, उसमें जो रिजल्ट है वही सेम रिजल्ट यहाँ होंगे। तो हम कह सकते हैं कि ये अपने पास क्या है, इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी है। फर्स्ट रेशो को इन्वर्स कर दिया, सेकंड को इन्वर्स कर दिया। सेकंड है बेटा अपने पास अल्टरनेंडो। ठीक है, अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी क्या है बेटा अपने पास, ए रेशो बी प्रपोर्शन या इक्वल्स टू, कोई सा भी साइन यूज कर सकते हैं बेटा, सी रेशो डी। ठीक है, ये हमारे पास कोई प्रपोर्शन है। अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम इनकी मिडिल टर्म्स को इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, मिडिल टर्म्स जो अपने पास हैं बी और सी, उनको हम आपस में बेटा क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। तो देखो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ए रेशो सी प्रपोर्शन बी रेशो डी। ठीक है, तो हमने देखो बेटा यहां बी और सी को क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। ये देखो, तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं हम, अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी कहते हैं। तो अब आपसे क्वेश्चन में डायरेक्ट ये पूछ सकते हैं कि आपके पास ये कोई प्रपोर्शन है, दिस इंप्लाइज दिस, मतलब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आपको प्रॉपर्टी का नेम बताना होगा। वहाँ पर 4 ऑप्शंस मिलेंगे, अल्टरनेंडो, ठीक है, इन्वर्टेंडो, कंपोनेंडो, डिविडेंडो, ऐसे बहुत सारे नाम मिल सकते हैं आपको अलग अलग। तो आपको पहचान होनी चाहिए, मालूम होना चाहिए ये कौन सी प्रॉपर्टी है हमारे पास, अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी है। ठीक है बेटा, फिर थर्ड है हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी है बेटा अपने पास कंपोनेंडो।
कंपोनेंडो प्रॉपर्टी। कंपोनेंडो प्रॉपर्टी क्या होती है? ए अपॉन बी, हम इस फॉर्म में रेशो को लिख लेते हैं, ए अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी। ये हमारे पास बेटा कोई प्रपोर्शन है, ठीक है। प्रपोर्शन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कंपोनेंडो प्रॉपर्टी इस प्रपोर्शन को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी अपॉन बी इक्वल्स टू सी प्लस डी अपॉन डी, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हैं। मतलब हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ऐड कर दिया यहाँ पर न्यूमरेटर में, ठीक है, और डिनोमिनेटर एज इट इज रखा है, और सेम हमने सेकंड साइड भी किया है, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं बेटा? अपन कंपोनेंडो कहते हैं, ठीक है। अब हमने ये कंपोनेंडो अप्लाई तो कर दिया। अब हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन ये आता है कि ये तो देखने में बिल्कुल डिफरेंट है और ये हमारे पास बेटा देखने में बिल्कुल डिफरेंट है, तो क्या ये सेम है क्या? ठीक है ना। तो हमें देखना पड़ेगा क्या ये सेम है। तो हम चेक कर लेते हैं कि ये सेम है या नहीं है। तो देखो हमारे पास जो फर्स्ट है ये वाला, ये हमने प्रोपोर्शन लिखा, इससे हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, या हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें, हमने पढ़ा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल। तो ए डी इक्वल्स टू क्या आता है? बी सी आता है। अब यदि इसको सॉल्व करने पर भी हमें सेम ए डी इक्वल्स टू बी सी मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों क्या है? इक्विवेलेंट है, ठीक है भाई, कह सकते हैं ना। तो इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं कि वास्तव में ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो डी को, तो देखो a प्लस बी इंटू डी इक्वल्स टू सी प्लस डी इंटू बी, ठीक है, ये अपना b है। तो d को यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा? ए डी प्लस बी डी इक्वल्स टू, बी को बेटा यहां अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? बी सी प्लस बी डी। अब देखो बी डी से बी डी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ए डी इक्वल्स टू क्या आ गया? बी सी, ठीक है। ए डी की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? हमारे पास बी सी के इक्वल आ गई। तो देखो यहाँ पे भी हमारे पास यही रिजल्ट आ रहा है और यहाँ पे भी यही रिजल्ट आया। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास ये वैल्यू जो है और ये वाली वैल्यू जो है ये क्या है? इक्विवेलेंट है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है बेटा। समझ में आ गया ये सबको कंपोनेंडो प्रॉपर्टी? बस हमें याद रखना है, ठीक है ना। क्वेश्चन में हमसे कह सकते हैं कि जैसे हमसे कहा कि भाई P अपॉन क्यू इक्वल्स टू R अपॉन एस है, ठीक है। तो हमसे कहा क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकते हैं P अपॉन क्यू इक्वल्स टू R अपॉन एस, तो Q अपॉन P इक्वल्स टू S अपॉन R। बताओ बेटा इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? जल्दी से बताइए, आप लोग कमेंट करिए। यस, हाँ भाई। और बाकी लोग बेटा, ये प्रॉपर्टी हमारे पास है इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो, ठीक है। और यदि आपके पास क्वेश्चन इस तरीके से भी दे सकते हैं, इफ P अपॉन क्यू इक्वल्स टू R अपॉन S implies that P अपॉन R इक्वल्स टू Q अपॉन S। बताइए भाई ये कौन सी प्रॉपर्टी है? सब जने बेटा मैसेज करिए जल्दी से।
यस, वेरी गुड। ये प्रॉपर्टी कौन सी है? अल्टरनेंडो है। और कंपोनेंडो हम जानते ही हैं, P अपॉन क्यू इक्वल्स टू R अपॉन एस। तो कंपोनेंडो में हम क्या लिख सकते हैं बेटा? P प्लस क्यू अपॉन क्यू इक्वल्स टू R प्लस एस अपॉन एस। ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है बेटा? कंपोनेंडो है। ठीक है, ओके, ठीक है बेटा, सबका आंसर ठीक है, गुड। इसके बाद हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी आती है। 3 प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस कर ली। प्रॉपर्टी नंबर 4, ठीक है। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है बेटा अपने पास? प्रॉपर्टी नंबर 4 है हमारे पास डिविडेंडो। डिविडेंडो, ये हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 4 है। डिविडेंडो भी बेटा कंपोनेंडो जैसी ही प्रॉपर्टी है, बिल्कुल एग्जैक्ट वैसी ही प्रॉपर्टी है। और ये प्रॉपर्टी क्या है? A अपॉन बी इज इक्वल्स टू C अपॉन डी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू डिविडेंडो प्रॉपर्टी हम इसे लिख सकते हैं बेटा A माइनस बी अपॉन बी इक्वल्स टू C माइनस डी अपॉन डी। तो कंपोनेंडो में तो हमने क्या किया था बेटा? ऐड किया था न्यूमरेटर में। डिविडेंडो में हम क्या कर देते हैं? सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। बस इतना सा करना है और कुछ नहीं करना। तो ये सारी प्रॉपर्टीज बेटा अपन ने 4 प्रॉपर्टीज पढ़ी है, ये आप लोग आइडेंटिफाई कर लोगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस पर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे तो इस तरीके से जो अपन ने कहा, इस तरीके से थियोरटिकल क्वेश्चन बना करके पूछेंगे। प्रॉपर्टी का नेम पूछेंगे, बस इंफॉर्मेटिव चीज़ें हैं, आपको मालूम होनी चाहिए, तो आप इजीली कर सकते हो। कैलकुलेशन अपन को कुछ करनी नहीं है, कोई अपन को अपना लॉजिक अप्लाई करना नहीं है ज़्यादा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ये हमारे पास है प्रॉपर्टी नंबर 5। इसमें हमने थर्ड और फोर्थ प्रॉपर्टी थी, उसको क्या कर दिया बेटा? कंबाइन कर दिया अपन ने। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 3 और प्रॉपर्टी नंबर 4 को बेटा हमने क्या कर दिया? कंबाइन कर दिया। अब कंबाइन कर दिया तो कैसे लिखेंगे इसको हम? A अपॉन बी इक्वल्स टू C अपॉन डी। ये हमारे पास कोई प्रपोर्शन है इनिशियली, तो अकॉर्डिंग टू कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, अकॉर्डिंग टू कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, इसे हम लिख सकते हैं A प्लस बी अपॉन A माइनस बी इक्वल्स टू C प्लस डी अपॉन C माइनस डी। ठीक है, हमने न्यूमरेटर में देखो बेटा कंपोनेंडो अप्लाई कर दिया, यहाँ पर हमने प्लस कर दिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, यहाँ पे भी प्लस कर दिया अपन ने, दोनों साइड क्या कर दिया? प्लस कर दिया। ठीक है, और डिनोमिनेटर में हमने बोथ साइड क्या कर दिया बेटा? माइनस कर दिया। देखो, तो न्यूमरेटर में हमने बोथ साइड क्या कर दिया बेटा? कंपोनेंडो अप्लाई कर दिया, और डिनोमिनेटर में क्या अप्लाई कर दिया बेटा? डिविडेंडो अप्लाई कर दिया। ठीक है बेटा, क्लियर है सबको? अब ऐसा बेटा कोई जरूरी भी नहीं है कि हम न्यूमरेटर में कंपोनेंडो ही अप्लाई करें। ठीक है ना, हम रिवर्स भी कर सकते हैं। हम ऐसा भी कर सकते हैं A माइनस बी अपॉन A प्लस बी इक्वल्स टू C माइनस डी अपॉन C प्लस डी। ठीक है, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि न्यूमरेटर में हम डिविडेंडो अप्लाई कर दें और डिनोमिनेटर में हम कंपोनेंडो अप्लाई कर दें। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गई? कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो दोनों को हमने क्या कर दिया? मिक्स कर दिया। A अपॉन 3 इक्वल्स टू B अपॉन 5।
ये बेटा हमारे पास कोई प्रपोर्शन है, ठीक है। अब मैं कुछ ऑप्शंस आप लोगों को दे रहा हूं। ये बताओ बेटा ए ऑप्शन करेक्ट है या नहीं है, जल्दी से। बी ऑप्शन बताओ बेटा, ए और बी में कोई करेक्ट है क्या इनमें से, दोनों में से? और डी ऑप्शन है हमारे पास। और जल्दी से अपना आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। हाँ भाई, डी करेक्ट है, एक आंसर ये आया है, एक बी का भी आंसर आया है। बी इज करेक्ट, डी इज करेक्ट, बी और डी। अब इधर ध्यान से देखो बेटा, डी तो करेक्ट है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। हमने पढ़ा था अभी कि हम क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर में डिविडेंडो अप्लाई कर सकते हैं और डिनोमिनेटर में कंपोनेंडो, बोथ साइड हम सेम करेंगे। तो हमने क्या किया बेटा, अपने पास a/3 हमारे पास ये क्वेश्चन था a/3 इक्वल्स टू b/5। तो अपन ने क्या कर दिया, a-3/a+3 इक्वल्स टू b-5/b+5 कर दिया, ठीक है। तो ये अपने पास डी तो करेक्ट है, लेकिन जो बी ऑप्शन है बेटा, ठीक है, ये हमारे पास करेक्ट नहीं है। क्यों करेक्ट नहीं है? क्योंकि देखो यहां पर तो हमने क्या यूज किया है, कंपोनेंडो यूज किया है, और यहां पर हमने क्या कर दिया, डिविडेंडो यूज कर दिया। तो बोथ साइड सेम होना चाहिए। यदि एक साइड न्यूमरेटर में आप कंपोनेंडो अप्लाई करते हैं तो दूसरी साइड भी आपको क्या करना पड़ेगा, कंपोनेंडो ही अप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो ये ऑप्शन क्या हो गया बेटा, अपने पास रॉन्ग हो गया, ठीक है। यदि ऐसा होता ऊपर b+5 और नीचे b-5 तो ये करेक्ट हो जाता अपने पास। ए ऑप्शन भाई करेक्ट क्यों है, जल्दी बताओ। ए ऑप्शन में तो बहुत सारी गड़बड़ी कर रखी है। अपने पास टर्म क्या आएगी, a+3 और a-3, ये दो ही टर्म आएंगी। न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट करते हैं या ऐड करते हैं, लेकिन अपने पास देखो यहाँ a+5 आ गया, तो ये तो रॉन्ग टर्म हो गई बिल्कुल। ऐसे ही अपने पास b के साथ b-3 कर दिया इन्होंने, तो ये रॉन्ग टर्म हो गई। ये करेक्ट कब होता, जब ऐसे होता a+3/a-3 इक्वल्स टू b+5/b-5 होता, तब ये बेटा करेक्ट होता। अभी ए अपना ऑप्शन करेक्ट नहीं, ठीक है बेटा। नुपुर समझ में आया बेटा? हाँ भाई, जल्दी से आंसर बताओ, सही समझ में आ गया ना बेटा सबको? तो अपने पास बेटा इस तरीके से क्वेश्चन बना के दे सकते हैं, बहुत इजी है। हमें यदि प्रॉपर्टी याद है तो क्वेश्चन हम इजीली कर सकते हैं, ठीक है ना। और प्रॉपर्टी याद नहीं है तो फिर ये क्वेश्चन होगा नहीं। तो 5 प्रॉपर्टी तो ये हो गई अपने पास, ठीक है ना। अब हम आते हैं अपने प्रॉपर्टी नंबर 6 पर। प्रॉपर्टी नंबर 6 हमारा
ठीक है। ये जो हमने प्रॉपर्टी नंबर 5 पढ़ी थी बेटा, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ये बहुत यूज आती है कैलकुलेशंस में, इसका हम बहुत यूज करते हैं, ठीक है ना। जो भी टिक्नोमेट्रिकल कैलकुलेशंस होती हैं या जो एल्जेब्रिक कैलकुलेशंस होती हैं, उसमें हम अपने स्टेप्स को या अपने क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करने के लिए, कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे तो फिलहाल सीए फाउंडेशन में इसका इतना ही यूज है, जो क्वेश्चन है जिस तरीके का हमने आपको बताया उस तरीके का क्वेश्चन पूछ लेंगे या डायरेक्ट फार्मूला पूछ लेंगे आपसे, ठीक है। ऐसी एडेंडो भी बहुत यूज में आती है बेटा, ठीक है ना। एडेंडो प्रॉपर्टी पहले हम समझते हैं है क्या हो एडेंडो प्रॉपर्टी। जैसे सपोज बेटा हमारे पास कोई रेशो है 2:5 इज इक्वल्स टू 4:10। तो देखो ये हमारे पास प्रपोर्शन में है, दोनों रेशो क्या है, इक्वल है। 4:10 को जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो भी हमारे पास क्या आता है बेटा, 2:5 ही आता है अपने पास, ठीक है। तो यदि हमारे पास दो रेशो इक्वल हैं तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे। 2 + 4 कितना आएगा, 6। डिनोमिनेटर को ऐड कर दो, 5 + 10 कितना आ गया बेटा, 15, ठीक है। अब ये हमारे पास जो रेशो आया, यदि हम इसको सिंप्लीफाई करें तो देखो ये अपने पास 3 का डिवाइड चला जाएगा तो 2/5 के इक्वल आ रहा है। 2/5 के इक्वल कह दो या 4/10 के इक्वल कह दो, एक ही बात है, ठीक है ना। तो इसको वापस से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये आ जाएगा। तो इसका मतलब जो रेशो आया वो भी इसके इक्वल है, ठीक है ना। तो हमारे पास ये दो रेशो थे, एक तो 2:5, एक 4:10। इसमें हमने न्यूमरेटर्स को ऐड कर दिया और डिनोमिनेटर को आपस में ऐड कर दिया। तो ऐसा करने पर हमें जो रेशो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 6:15। इसको हमने 3 का डिवाइड कर दिया, ये 2 और ये क्या आ जाएगा अपने पास 5। तो ये इनिशियल रेशो के इक्वल आ गया हमारे पास, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, एडेंडो कहते हैं। मतलब ऐसा करने पर जो नया रेशो मिलेगा वो पुराने रेशो के इक्वल ही होगा। अब इसको हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, A/B इक्वल्स टू C/D, ठीक है। ये हमारे पास कोई रेशो है तो हम कह सकते हैं कि भैया ये किसके इक्वल होगा, A + C अपॉन B + D, ये इसके इक्वल होगा। ये हमारे पास बेटा एडेंडो प्रॉपर्टी हो गई। न्यूमरेटर को आपस में ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर को आपस में ऐड कर दिया, तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, ठीक है बेटा। समझ में आ रहा है सबको। अब ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ये 2 रेशो के लिए इक्वल हो। जैसे सपोज आपको दे रखा है A/B इक्वल्स टू C/D इक्वल्स टू E/F इक्वल्स टू एंड सो ऑन, ठीक है। ये आपको गिवन है बेटा, ठीक है। तो हम एडेंडो प्रॉपर्टी के थ्रू कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो वैल्यू है ये किसके इक्वल होगी, A + C + E + एंड सो ऑन, और डिनोमिनेटर को आपस में ऐड कर दो, B + D + F + एंड सो ऑन। ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, आंसर आ गया, ठीक है। तो ये एडेंडो प्रॉपर्टी है, ये आपको याद रखना है बेटा। हमारे सीए फाउंडेशन में डायरेक्ट प्रॉपर्टी पूछते हैं, इन पर बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे तो वो हम डायरेक्ट कर लेते हैं। इन पर बेस्ड बेटा क्वेश्चंस भी होते हैं, लेकिन हम इन प्रॉपर्टी का यूज करते हैं तो थोड़े लेंदी हो जाते हैं, तो इन क्वेश्चंस को तो हम क्या कर लेते हैं, डायरेक्ट ही कर लेते हैं। और लास्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 7, ये है अपने पास सबटेंडो। सबटेंडो, ठीक है ना। अब सबटेंडो प्रॉपर्टी क्या है, एडेंडो में ऐड किया था हमने, ठीक है ना, नाम से ही पता चल रहा है। तो सबटेंडो में क्या कर देंगे बेटा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है ना। एडेंडो में ऐड किया था तो सबटेंडो में क्या कर देंगे बेटा, हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे अपना पहला वाला एग्जाम्पल था 2/5 इक्वल्स टू 4/10, ये 2 रेशोज इक्वल है। तो सबटेंडो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ये किसके इक्वल होगा, 2 में से 4 लेस कर दो और 5 में से 10 लेस कर दो, ठीक है। तो ये दोनों रेशो इसके इक्वल होंगे। तो 2 - 4 तो बेटा क्या होता है, -2, और 5 - 10 क्या होता है, -5। 5 से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2/5।
तो देखो ये वाला जो रेशो है अपने पास, ठीक है, ये इसके इक्वल आ गया नहीं आ गया, तो यही हमारी क्या है बेटा, सबटेंडो प्रॉपर्टी है। अब इसको हम लिखते कैसे हैं बेटा मैथमेटिकली, इफ ए अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी, तो सबटेंडो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग बेटा इसे हम लिख सकते हैं a माइनस सी अपॉन b माइनस डी। इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। कोई समस्या, कोई दिक्कत इसमें? और यदि ज़्यादा हो, जैसे हमारे पास रेशो 2 से ज़्यादा हो, जैसे यहाँ पर किया था हमने, तो वही सेम चीज़ एप्लीकेबल हो जाएगी। इफ ए अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी इक्वल्स टू ई अपॉन एफ एंड सो ऑन। तो इसे बेटा हम लिख सकते हैं ए अपॉन ए माइनस सी माइनस ई माइनस एंड सो ऑन b माइनस डी माइनस एफ माइनस एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये हम लिख सकते हैं बेटा। कोई दिक्कत बेटा इसमें? समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो सबटेंडो और एडेंडो प्रॉपर्टी ये सिमिलर हैं, बस प्लस की जगह माइनस आ गया। एडेंडो में प्लस आएगा और सबटेंडो में क्या आएगा बेटा, अपने पास माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो अपने पास प्रॉपर्टी पोर्शन हो गया। 7 प्रॉपर्टीज हैं टोटल। एक बार हम शॉर्ट में वापस रिवाइज कर लेते हैं बेटा, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो क्या है बेटा, इन्वर्टेंडो है। इन्वर्टेंडो में हम रेशो को क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। फर्स्ट रेशो को रिवर्स कर देंगे और सेकंड रेशो को भी आपस में क्या कर देंगे, हम रिवर्स कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गई, इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं हम, इन्वर्टेंडो कहते हैं, ठीक है। अल्टरनेंडो में हम मिडिल टू प्रॉपर्टीज को क्या कर देते हैं बेटा, इंटरचेंज कर देते हैं। बी और सी मिडिल टू प्रॉपर्टीज हैं, तो इनको इंटरचेंज करेंगे तो क्या जाएगा हमारे पास, सी रेशो बी, सी और बी आ जाएगा मिडिल में। कंपोनेंडो में क्या करते हैं हम, कंपोनेंडो में हम न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को ऐड करके लिख देते हैं, ए प्लस बी आ गया, ठीक है ना। और यहाँ पर हम डिनोमिनेटर को एज इट इज रखते हैं। और सेम यही चीज बेटा अपन सेकंड साइड करेंगे। सेम यही चीज हम क्या करेंगे, सेकंड साइड अप्लाई करेंगे। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को ऐड कर दिया हमने, डिनोमिनेटर एज इट इज है। ये कंपोनेंडो है। और डिविडेंडो में क्या करते हैं, ऐड की जगह हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। ऐड की जगह सब्ट्रैक्ट कर देंगे। फिर जो हमारे पास नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो में क्या करते हैं हम, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को ऐड कर देते हैं और इसमें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। न्यूमरेटर में ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्ट किया। जो ऑपरेशन यहाँ अप्लाई किया वही ऑपरेशन यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। यहाँ न्यूमरेटर में ऐड किया है तो यहाँ पे भी न्यूमरेटर में ऐड करेंगे। यहाँ डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्ट किया है तो यहाँ पे भी क्या करेंगे बेटा, सब्ट्रैक्ट ही करेंगे। और इसका हम उल्टा भी कर सकते हैं। यदि हम क्या है कि नहीं भाई न्यूमरेटर में तो हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो डिनोमिनेटर में हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और ऐसा ही हम यहाँ पर कर देंगे। यहाँ हमने सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पर क्या कर दिया, हमने ऐड कर दिया। तो ये प्रॉपर्टी हो गई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकते हैं अपन ने डिस्कस किया। फिर अपने पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एडेंडो। तो एडेंडो प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर को आपस में ऐड कर देते हैं। कितनी भी टर्म्स हो हमारे पास, इक्वल टर्म्स होनी चाहिए बस। तो सबके न्यूमरेटर को ऐड कर दो और सबके डिनोमिनेटर को ऐड कर दो। तो जो नया रेशो आएगा वो गिवन रेशो, जो पुराने रेशो हैं इनके इक्वल ही होगा। और सबटेंडो में क्या करते हैं, ऐड की जगह हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। बस इतना सा डिफरेंस है। तो ये हमारे पास प्रपोर्शन कंप्लीट हो गया, ठीक है ना, प्रपोर्शन की प्रॉपर्टीज हो गई। अब अपन एक क्वेश्चन करते हैं बेटा। x अपॉन बी प्लस सी माइनस ए इक्वल्स टू y अपॉन a प्लस बी
ए प्लस बी माइनस सी इक्वल्स टू जेड अपॉन सी प्लस ए माइनस बी। ये बेटा आपको गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है ना, ये आपको गिवन है। इफ देन find the value of b minus c into x plus a minus b into y plus c minus a into z। ठीक है, यह बेटा आपको कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, इस वैल्यू को आपको क्या करना है बेटा, कैलकुलेट करके बताना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस को यदि हमें करना है तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं बेटा। जैसे आप क्या कर सकते हो, x की ये वैल्यू पुट कर सकते हो, y की ये वैल्यू पुट कर सकते हो और z की ये वाली वैल्यू पुट कर सकते हो। डायरेक्ट आप क्या कर दो, वैल्यू पुट कर दो। तो वैल्यू पुट कर देते हैं हम यहां पर b माइनस सी इंटू बी प्लस सी माइनस ए प्लस a माइनस बी इंटू a प्लस बी माइनस सी प्लस c माइनस ए इंटू c प्लस ए माइनस बी। ठीक है, तो हमने बेटा x की वैल्यू पुट कर दी, y की वैल्यू पुट कर दी और z की वैल्यू पुट कर दी डायरेक्ट। ठीक है, प्रॉपर मेथड तो क्या होता है, इसको हम k एज्यूम करके करें तो, लेकिन प्रॉपर मेथड नहीं, हमें तो शॉर्ट करना है क्वेश्चन, जितना छोटा हो सकता है उतना करना है। तो हम डायरेक्ट पुट कर देंगे वैल्यू, तो भी बेटा हमारा आंसर करेक्ट आएगा। ठीक है, अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो अब देखो ये जो सिंप्लीफिकेशन है ये थोड़ा सा लेंदी हो गया, क्योंकि हमारे पास 6 टर्म्स यहाँ से आएंगी, 6 यहाँ से आएंगे और 6 यहाँ से आएंगे, टोटल 18 टर्म्स हो गई। तो 18 टर्म्स हमें लिखनी पड़ेंगी मल्टीप्लाई करके, फिर देखना पड़ेगा उसमें क्या कैलकुलेशन हो रही है, कौन कौन सी वैल्यू कैंसिल हो रही है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन हो गया, मतलब हमें टाइम ज़्यादा लगेगा। तो देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम छोटा कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं कर सकते, थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अपन ने फार्मूला पढ़ रखा है बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है हमारे पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फार्मूला हम यूज ले सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी को बेटा हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखो बेटा, ये जो b माइनस सी है इसको मैं एक बार तो डायरेक्ट b माइनस सी बी प्लस सी से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और एक बार किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हम a से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आ रहा है बेटा, तो b माइनस सी को आप b प्लस सी से मल्टीप्लाई करो पहले, b माइनस सी इंटू बी प्लस सी, इसको हम लिख सकते हैं बेटा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हम लिख सकते हैं। अब ये जो माइनस ए है अपने पास, ये जो माइनस ए है इसको मल्टीप्लाई करो b माइनस सी से, तो माइनस ए को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का बी सी, और माइनस ए को माइनस सी से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का माइनस माइनस प्लस का ए सी हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इस टर्म को तो मल्टीप्लाई कर लिया। ये समझ में आ गया बेटा, जल्दी से यस लिख दो कमेंट बॉक्स में, ये समझ में आ गया हो तो जल्दी से बेटा। ठीक है, गुड। सेम यही प्रोसेस बेटा हम आगे करेंगे। a माइनस बी को आप a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
फिर जो ये अपने पास माइनस सी है, इसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का ए सी हो जाएगा, और इसको माइनस सी को माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का क्या हो जाएगा बेटा, ये बी सी हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये अपने पास सी माइनस ए, इसको पहले तो आप सी प्लस ए से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा हमारे पास सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, और माइनस बी को मल्टीप्लाई करो सी से तो ये माइनस का बी सी हो जाएगा, और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का ए बी हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास कैलकुलेशन आ गई। अब इसमें देखो बेटा क्या क्या चीज़ें कैंसिल हो रही हैं, उसको कैंसिल कर दो। तो देखो ये हमारे पास है प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है ना, और ये हमारे पास क्या हो गया बेटा, माइनस का बी स्क्वायर, ये माइनस का सी स्क्वायर, ये प्लस का सी स्क्वायर, माइनस का बी सी, देखो प्लस का बी सी मिल गया अपन को, ये प्लस का ए सी, ये माइनस ए सी, प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, और कुछ बचा क्या भाई, ठीक है, यहाँ पर बेटा ये हमने गलत लिख दिया था, ये ए बी, ये ए बी होगा, तो ये ए बी से ये ए बी कट जाएगा, और जो हमने ये बी सी काटा था ये बी सी से ये बी सी कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये करेक्शन कर लेना बेटा, एक छोटा सा करेक्शन है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ज़ीरो आंसर आ गया। इस तरीके से हम शॉर्ट में थोड़ी सी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन समझ में आ गया सबको। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30 है, मॉड्यूल का क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 30। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ ए रेशो बी इज इक्वल टू 4:1, तो आपको कैलकुलेट करके बताना है बेटा वैल्यू ऑफ अंडर रूट ए अपॉन बी प्लस अंडर रूट बी अपॉन ए, इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, ट्राई करो बेटा और जल्दी से आंसर बताओ, छोटा सा क्वेश्चन है। हाँ, नुपुर का आंसर आया है 5/2। ओके बेटा, रितिका ओके, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे बेटा हम, यदि हमें ए रेशो बी दे रखा है 4:1, तो हम डायरेक्ट वैल्यू यूज कर सकते हैं। ए की वैल्यू हम 4 यूज कर लेंगे और बी की क्या यूज कर लेंगे हम 1, तो यहां वैल्यू पुट कर दो, ए की जगह 4 और बी की जगह 1, बी की जगह 1 और ए की जगह 4। तो अंडर रूट 4/1, ये तो अपने पास आ जाएगा 2/1 प्लस ये हमारे पास आ जाएगा 1/2, और एलसीएम 1 और 2 का 2 आ जाएगा, तो इसका डिवाइड 2 में करेंगे 2 आएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, प्लस 2 का डिवाइड 2 में किया 1, 1 को इस न्यूमरेटर 1 से मल्टीप्लाई किया 1, तो 5/2 या फिर 2.5, ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है बेटा, हाँ भाई सुमित बेटा समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत?
आपको ये गिवन है इफ x अपॉन 5 इक्वल्स टू y अपॉन 3 इक्वल्स टू z अपॉन 7, ठीक है। तो आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है 2x प्लस 3y माइनस z अपॉन 3y माइनस z। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके बताइए बेटा जल्दी से, फिर अपन मॉड्यूल के क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। हाँ भाई 6 आंसर आ रहा है, ठीक है। चेक करते हैं भाई, बाकी सब बताओ बेटा कितना आंसर आ रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में मैंने आपको पहले भी बताया था, यदि हमें इस टाइप का क्वेश्चन करना है तो आप क्या करो बेटा, डायरेक्ट x की जगह 5 पुट कर दो, y की जगह आप 3 पुट कर दो और z की जगह 7 पुट कर दो, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो इस टाइप के क्वेश्चंस में। तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ गया हमारे पास 2x यानी कि 2 इंटू 5 प्लस 3y यानी कि 3 इंटू 3 माइनस z की वैल्यू क्या है बेटा 7 अपॉन 3y 3 इंटू 3 माइनस z क्या बेटा 7 है। तो ये देखो हमारे पास आ गया 10 प्लस 9 माइनस 7 अपॉन 9 माइनस 7। तो 19 माइनस 7 ये तो 12 आएगा और ये अपने पास आ गया 2। तो आंसर क्या आ गया बेटा 6 आ गया, ठीक है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है बेटा, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब अपने पास रेशियो प्रोपोर्शन अपन कंप्लीट कर चुके हैं, जो इसके टॉपिक्स हैं बेटा वो लगभग अपन सारे पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अब आप लोगों को मैंने कहा था कि आप क्वेश्चंस करके आइएगा। तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज फर्स्ट ए लें, मॉड्यूल लें अपना एक्सरसाइज फर्स्ट ए, ठीक है बेटा। इसमें बताइए बेटा किसी को कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो अपन पहले वो कर लेते हैं। हाँ बेटा आप लोगों ने किया है या मैं कर रहा हूँ, जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 20, ओके ठीक है। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 शायद ये अपन ने किया भी था, ठीक है। वापस से देख लो बेटा, प्रॉब्लम आ रही है तो। ये कह रहे हैं इफ पी रेशो क्यू is subduplicate ठीक है। इफ पी रेशो क्यू इज सब डुप्लीकेट रेशो ऑफ पी माइनस एक्स स्क्वायर रेशो क्यू माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो हमारे पास ये कह रहे हैं पी रेशो क्यू क्या है, पी माइनस एक्स स्क्वायर और क्यू माइनस एक्स स्क्वायर के सब डुप्लीकेट रेशो के इक्वल है, ठीक है। तो आपको कैलकुलेट क्या करना है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करनी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन में बेटा हमसे क्या कह रहे हैं कि p माइनस एक्स स्क्वायर क्या प्रॉब्लम हो रही है, p माइनस एक्स स्क्वायर
रेशो क्यू माइनस एक्स स्क्वायर, इनका जो सब डुप्लीकेट रेशो है, सब डुप्लीकेट रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा, अंडर रूट ले लेते हैं हम, तो बोथ साइड क्या ले लो आप, अंडर रूट ले लो। ये किसके इक्वल है, पी रेशो क्यू के इक्वल है, ये आपको दे रखा है इन्होंने, इट इज इक्वल्स टू पी रेशो क्यू। ठीक है, अब आपको इसको सॉल्व करके एक्स स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, क्या कैलकुलेट करना है बेटा, हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। समझ में आ गया। तो सबसे पहले तो हमें यहां से अंडर रूट एलिमिनेट करना पड़ेगा, अंडर रूट हटाना पड़ेगा। तो अंडर रूट हटाने का तरीका क्या होता है, स्क्वायर कर दो बोथ साइड। ठीक है, तो आप स्क्वायर कर दें बेटा, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो यहां से अंडर रूट हट जाएगा, अपने पास क्या रह जाएगा, सिर्फ p माइनस एक्स स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या रह जाएगा, q माइनस एक्स स्क्वायर। और यहां पर बेटा हमारे पास हो जाएगा p स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। ठीक है, ये हम एक्सरसाइज फर्स्ट ए मॉड्यूल क्वेश्चन, इसका 20th क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा। ठीक है, तो हमने बोथ साइड स्क्वायर ले लिया, तो हमारे पास ये वाली टर्म आ गई। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, क्यू स्क्वायर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे p माइनस एक्स स्क्वायर से, और q माइनस एक्स स्क्वायर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे p स्क्वायर से। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल स्टेप है ये भी। अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो बेटा, क्यू स्क्वायर को p से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, p क्यू स्क्वायर, और क्यू स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको वापस से लिख लेते हैं अपन, क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो क्यू स्क्वायर को बेटा हमने दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, p से भी और एक्स स्क्वायर से भी। सिमिलरली सेकेंड साइड अपने पास RHS में क्या होगा, p स्क्वायर इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा अपने पास p स्क्वायर क्यू माइनस p स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगे। कोई दिक्कत बेटा इसमें किसी को? अब हम क्या करेंगे, एक जैसी टर्म्स को एक साथ लिख लेंगे। हमें कैलकुलेट क्या करना है, एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करना है। तो आप क्या करो, एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स जो हैं उसको बेटा एक साथ लिख लो। तो ये हमारे पास, इसको हम इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर क्यू माइनस पी क्यू स्क्वायर। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो। तो ये हमारे पास बचा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू, इन दोनों में से बेटा पी क्यू कॉमन ले लो। पी क्यू कॉमन लोगे तो यहां से क्या बचेगा, क्यू हमने बाहर निकाल लिया, ये पी स्क्वायर पी 2 टाइम्स है, एक बार बाहर निकाल लेंगे तो पी बचेगा। यहां से हमने पी कॉमन निकाल लिया, क्यू स्क्वायर मतलब क्यू 2 टाइम्स है, एक क्यू हमने बाहर निकाल लिया तो क्या बचेगा, एक क्यू बचेगा। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो पी क्यू इंटू पी माइनस क्यू अपॉन ए पी स्क्वायर क्यू माइनस क्यू स्क्वायर है, इसका नीचे डिवाइड कर दो। अब पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का फॉर्मूला हम जानते हैं, P प्लस क्यू इंटू क्या हो जाएगा, ये P माइनस क्यू। ठीक है, ये अपने पास फार्मूला हो गया P स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का, स्टैंडर्ड फार्मूला होता है बेटा ये। तो ये कैंसिल हो गए, तो हमारे पास क्या बचा, पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू। ये हमारा आंसर है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लो बेटा, इसमें कुछ समझ में नहीं आया हो तो पूछ लो।
यस। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? द नंबर विच व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द टर्म 19:31। ये कह रहे हैं हमारे पास कोई है 19:31 है, ठीक है। इसकी ईच टर्म में से यदि हम कोई कांस्टेंट नंबर रिड्यूस कर देते हैं बेटा, कोई कांस्टेंट नंबर क्या कर देते हैं? रिड्यूस कर देते हैं, तो ये रेशो हमारा रिड्यूस होकर के, ठीक है, क्या हो जाता है? 1:4 हो जाता है। तो वो कांस्टेंट टर्म आपको कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन समझ गए बेटा? ये हमारे पास रेशो है, इसकी रेशो की दोनों टर्म में से कोई हम कांस्टेंट टर्म हम क्या कर रहे हैं? सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हमें क्या बताना है? हमें हमारे पास जो ये रेशो है वो क्या हो जाता है? 1:4 हो जाता है ऐसा करने पर। तो हमें वो टर्म कैलकुलेट करके बतानी है। अब ऐसे क्वेश्चंस को करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि इसको हम ऑप्शन की हेल्प से सॉल्व करें। जैसे फर्स्ट ऑप्शन हमें दे रखा है 15, तो पहले हम इसी को चेक करके देख लेते हैं, ठीक है। तो 19 में से आप 15 लेस कर दो बेटा, और 31 में से भी क्या लेस कर दो? 15 लेस कर दो। 19 में से 15 लेस कर दो और 31 में से भी क्या लेस कर दो बेटा? 15 लेस कर दो। तो 19 माइनस 15 हमारे पास क्या आएगा? 4 आएगा, और 31 माइनस 15 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा बेटा? 16 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ गया? 1:4 आ गया। 4 का डिवाइड कर दिया हमने दोनों में, ठीक है। और ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि हमारे पास सब्ट्रैक्ट करने पर 1:4 आना चाहिए था। तो ये फर्स्ट ऑप्शन हमारे क्वेश्चन की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो हम कह देंगे यही हमारा क्या है? आंसर है। 15 इज अवर करेक्ट आंसर, ठीक है बेटा। ये तो हमारे पास डायरेक्ट मेथड हो गया, और हमें करना भी इसी से ही है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास बेटा देखो एग्जाम में आपने किस तरीके से किया इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अभी तक आपने 12th में सब्जेक्टिव पेपर्स दिए हैं, ठीक है ना, और इस बार तो आपका भाग्य अच्छा है, देने ही नहीं पड़े पेपर, ठीक है ना। क्यों भाई, खुश हो ना सब, या दुखी भी है कोई? तो आपकी जो प्रैक्टिस है वो सब्जेक्टिव की है, ठीक है। सब्जेक्टिव में तो क्या है, हमें पूरा स्टेप लिखना होता है, स्टेप के मार्क्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। लेकिन यहाँ हमारे पास स्टेप्स के कोई मार्क्स नहीं है, फाइनल आंसर के मार्क्स हैं। चाहे आपने फाइनल आंसर लॉन्ग मेथड से कैलकुलेट किया हो, 2-3 मिनट लगा दिए हो एक क्वेश्चन को करने के लिए, या आपने उसको शॉर्ट मेथड से किया हो, विद इन 5-10 सेकेंड्स उसको सॉल्व कर लिया हो, या आपने उसको गैस करके ठीक किया हो। यदि वो ठीक है तो आपको +1 मार्क्स मिलेंगे, और यदि वो रॉन्ग है तो माइनस के 0.25 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो हमें क्वेश्चन को शॉर्ट से शॉर्ट मेथड से यदि पॉसिबल है तो करना चाहिए, और यदि इसको हम प्रॉपर मेथड से करना चाहें तो हम कह देंगे कि लेट के बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच टर्म, ठीक है। के को हमने क्या किया? दोनों टर्म में से लेस कर दिया, 2 टर्म्स ही हमारे पास, तो 19 माइनस के कर दो, 31 माइनस के कर दो, और ऐसा करने पर जो हमें नया रेशो मिलेगा वो क्या हो जाएगा? 1:4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बेटा। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया बेटा। अब के वाली टर्म्स को एक साथ ले आते हैं, बाकी टर्म्स को एक साथ ले आते हैं। 76 माइनस 31 इज इक्वल्स टू, ये अपने पास क्या हो जाएगा? 4 के उधर जाके प्लस का हो जाएगा, और माइनस का के है ये अपने पास। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 आएगा, 45 आ गया, और ये 3k हो गया। तो k की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 15। 45 में 3 का डिवाइड कर दो, 3 × 3, और ये 15 टाइम्स। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ऑप्शन से भी कर सकते हैं, जो आपको मेथड अच्छा लगा हो आप वो यूज़ कर लो, ठीक है बेटा। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ बेटा, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? और इसमें यदि किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है बेटा। हाँ भाई, और कोई प्रॉब्लम?
कोई प्रॉब्लम नहीं आई, वेरी गुड, सब इंटेलिजेंट हो, चलो बढ़िया है बेटा। ये तो फिर भी चलो मैं एक आध क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है वो और करा देता हूँ। काफ़ी क्वेश्चंस तो हमने इसके कर लिए हैं, जब हमने पढ़ा था उसके साथ डिस्कस कर लिया। एक आप लोग बेटा क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 एक्सरसाइज फर्स्ट है। ये क्वेश्चन क्या है बेटा, ये कह रहे हैं हमारे पास 3 सिटीज हैं P, Q एंड R, ये 3 सिटीज हैं, उनमें हमें एवरेज टेम्परेचर का रेशो दे रखा है कि जो टेम्परेचर है एवरेज टेम्परेचर निकाला और 2 सिटी के बीच का रेशो दे रखा है। तो इन्होंने कह रखा है हमारे पास P, Q, R 3 सिटीज हैं और P और Q ये 2 सिटीज हैं, इनके टेम्परेचर का रेशो कितना है बेटा हमारे पास 11:12 है। ठीक है बेटा। फिर उसके बाद ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो P और R ये 2 सिटीज हैं, इनके एवरेज टेम्परेचर का रेशो क्या है 9:8 है। P/R ये हमारे पास है बेटा 9:8। ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि भैया आप हमें बताइए कि Q, ठीक है, एक तो Q है अपने पास और एक R है, इन 2 सिटीज के एवरेज टेम्परेचर का रेशो क्या होगा, ये हमें कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा क्या है अपने पास। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, कंटिन्यूड रेशो कैलकुलेट कर लेंगे, P/Q/R। तो उसके लिए अपन शॉर्टकट मेथड अप्लाई कर सकते हैं। शॉर्टकट मेथड बताया था बेटा मैंने, आप लोगों को याद है या नहीं, जल्दी से यस या नो लिखो। कंटिन्यूड रेशो जब कैलकुलेट किया था तो अपन ने एक शॉर्ट मेथड डिस्कस किया था, यदि याद है तो जल्दी से यस लिखो कमेंट बॉक्स में। हाँ भाई, बाकी लोग ठीक है, गुड। तो जब हमने मेथड पढ़ा था तो बेटा ये भी हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास फर्स्ट रेशो जहां एंड हो रहा है, सेकंड रेशो वहीं से स्टार्ट होना चाहिए, तभी हम अपना शॉर्ट मेथड अप्लाई कर सकते हैं, ये हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो देखो यहां पर आपको इसका मतलब इस P की जगह, ठीक है, जो ये वाला अपने पास P है, इसकी जगह आपको Q लाना है। तो Q तो हम कैसे लाएंगे, Q तो हमारे पास है ही नहीं एक्स्ट्रा। ठीक है ना, यहां पर ये दोनों चीजें क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो देखो हम यहां पर तो Q नहीं ला सकते, ठीक है ना, इस जगह तो हम Q नहीं ला सकते, लेकिन इस जगह हम P ला सकते हैं क्या, तब ये सेम हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जो ये P/Q है इसको उल्टा लिख देंगे, रिवर्स करके लिख देंगे, Q/P। तो ये 11:12 है, ये 12:11 हो जाएगा। ठीक है बेटा। अच्छा मुझे ये बताओ जल्दी से, ये जो हमने अप्लाई किया, उल्टा किया इसको, ये अपन ने अभी अभी कुछ देर पहले एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, जल्दी से बता दो मुझे, जल्दी जल्दी बेटा फटाफट। अरे वेट कर रहा हूं बेटा मैं, जल्दी से लिखो, छोटा सा नाम है, बहुत बड़ा नाम नहीं है। ठीक है, वेरी गुड। ये इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी है। ठीक है, हमने फर्स्ट टर्म को इंटरचेंज कर दी, फर्स्ट रेशो की दोनों टर्म को इंटरचेंज कर दिया, और सेकंड रेशो की भी दोनों टर्म को क्या कर दिया बेटा अपन ने, इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी कहते हैं। अब अपने पास P/R, सॉरी P है बेटा, ये P/R, ये क्वेश्चन में इन्होंने दे रखा है, और वो क्या दे रखा है अपने पास 9:8।
अब देखो यहां पर आप कंटिन्यूड रेशो कैलकुलेट कर सकते हो। सबसे पहले Q है तो Q आएगा, देन P, देन R, इनको मल्टीप्लाई करो, फिर इनको मल्टीप्लाई करो 99, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 88। ये हमारे पास कंटिन्यूड रेशो कैलकुलेट हो गया। अब हमसे आपसे इन्होंने कंटिन्यूड रेशो तो पूछा नहीं है पूरा का पूरा, आपसे इन्होंने जो पूछा है वो आंसर दे दो। इन्होंने Q रेशो R पूछा है आपसे, तो Q रेशो R, देखो Q की वैल्यू क्या है अपने पास 108, और R की वैल्यू क्या है हमारे पास 88। ठीक है, अब ये हमारा आंसर हो गया। अब यदि ये सिंप्लीफाई हो रहा है तो हमें दिख रहा है सिंप्लीफाई हो रहा है, 4 का डिवाइड जा रहा है, 25 4 से 100 होता है तो 26 27 ये आ जाएगा, 27 इंटू 4 108 है, और यहाँ 4 का डिवाइड करोगे 22 आ जाएगा, तो 27 रेशो 22, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, अपने एग्जाम में पूछा भी जा चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, इसमें बेटा किसी को भी कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है? थक तो नहीं गए भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 19 ये डायरेक्ट पुट करने वाले क्वेश्चंस हैं। x रेशो y इक्वल्स टू 3 रेशो 4 है, तो आपको कैलकुलेट करना है x स्क्वायर y प्लस एक्स वाई स्क्वायर रेशो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। इसको कैलकुलेट करके बताना है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था, ऐसे क्वेश्चंस को करते हैं तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, x की जगह 3 और y की जगह 4, तो पुट कर दो भाई 3 का स्क्वायर इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4 का स्क्वायर अपॉन 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब। सिंप्लीफाई कर लो, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 4 जा कितना हो गया 36, 4 का स्क्वायर 16, 16 3 जा 48 अपॉन 3 का क्यूब 27 और 4 का क्यूब कितना होता है 64। तो ये हमारे पास आ गया 84 अपॉन 91, 84 अपॉन 91। अब ये सिंप्लीफाई हो रहा है तो देख लो बेटा, 7 का डिवाइड जा रहा है, देखो बेटा 12 7 जा 84 होते हैं और 13 7 जा 91 होते हैं, तो हमारे पास 12 रेशो 13, ये आंसर आ गया। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा 12 रेशो 13। फिर देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 17, 17 क्वेश्चन क्या है हमारे पास, रेशो ऑफ टू नंबर इज 7 रेशो 10। हमारे पास दो नंबर है और उसका रेशो क्या दे रखा है 7 रेशो 10 दे रखा है। अब यदि रेशो दे रखा है तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट रेशो यदि हमारा 7x है तो सेकंड रेशो क्या होगा बेटा हमारा 10x होगा। ठीक है ना, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, यदि रेशो दे रखा है और वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो x से मल्टीप्लाई कर दो आप। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्वेश्चन में क्या करें, इनका डिफरेंस 105 है, तो डिफरेंस कैलकुलेट कर लो बेटा, बड़े नंबर में से छोटा नंबर लेस कर दो। ये हमें दे रखा है इन्होंने, डिफरेंस इज इक्वल्स टू 105। ठीक है, तो 105 लिख दो, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 105 अपॉन 3, यहाँ 3x आएगा, तो ये हमारे पास आ गया बेटा 35। ठीक है,
x की वैल्यू 35 आ गई। अब वैल्यू पुट कर दो। फर्स्ट नंबर हमारे पास हो जाएगा 7 इंटू 35 और सेकेंड नंबर हो जाएगा हमारे पास 10 इंटू 35। तो ये सेकेंड नंबर तो हो गया 350, ठीक है ना। और जो अपने पास ये फर्स्ट नंबर है ये क्या हो जाएगा 7 इंटू 35 245। ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, आंसर आ गया। तो यहां तक बेटा किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई जल्दी से। ये क्वेश्चन आ गया बेटा सबको समझ में? जल्दी टाइप करो यस और नो। ठीक है, वेरी गुड। अब आप लोगों का जो होमवर्क है बेटा वो ये है कि आपको एक्सरसाइज फर्स्ट ए और फर्स्ट बी ये आपको बेटा कंप्लीट करनी। बहुत सारे क्वेश्चंस अब आज आप करने लगोगे तो देखोगे आप बहुत सारे क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर चुके हैं, कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो ये आप कंप्लीट करके लाइएगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। और आज